हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में आज के मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों के लिए मार्केट्स कैसे रह सकते हैं। एट द सेम टाइम 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखते हैं तो आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं चार्ट को। अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई थी अराउंड 22,250 के आसपास। बट उसके बाद मार्केट्स ने थोड़ा सा डिप दिया, बट 9 ईएमए के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट्स वापस ऊपर ऊपर की तरफ जाता रहा। बट अचानक से अराउंड 130 के आसपास अच्छा खासा डिप आया। इनफैक्ट दो बड़ी रेड कैंडल बनी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं इजराइल ईरान से रिलेटेड ही कुछ न्यूज होगी। स्पेशली जो वहां के जो पीएम है, उनका कहना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको ना समझाए कि उनको क्या करना है, कैसे अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। एंड कहीं ना कहीं ये डाउट्स हो गए कि शायद इसराइल भी कुछ रिटेलिएट करे, जिसके कारण वॉर एस्केलेट हो जाए। कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान के बीच में भी क्या हो रखा है कि दोनों को अपनी नाक बचानी है, बट एट द सेम टाइम बड़ी वॉर की तरफ नहीं जाना है। बट ये दिखाना है पब्लिक को कि यस, वो लोग दबे नहीं है और कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। जैसे ईरान ने जो पटाखे फोड़े उसका कोई असर नहीं हुआ इसराइल पे, बट क्योंकि ईरान ने कुछ एक्शन लिया तो इसके कारण वहां की जो अथॉरिटी है वो एक बार पब्लिक को दिखा पाई, यस हमने कुछ किया। अब इसराइल के ऊपर भी थोड़ा बहुत ये प्रेशर है कि ईरान के ऊपर वापस कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे ईरान के ऊपर प्रेशर पड़े और इसराइल की पब्लिक खुश हो सके। एट द सेम टाइम जो अभी दो तीन फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है यूएस की, वो अराउंड 4.63% के आसपास पहुंच गई है। इसका हाईएस्ट लेवल अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो ये 15 मिनट चार्ट फ्रेम है, इसको डेली चार्ट लगा लेते हैं तो अराउंड 5% के आसपास रह चुकी है। एंड लो में अराउंड 3.75% के आसपास पहुंच गया था ये। एंड वापस ये ऑलमोस्ट 4.65% के आसपास पहुंच गया है, जिसके कारण एफआईआईज भी आउटफ्लोज कर रहे हैं फंड्स के, तो वहां से प्रेशर आ रहा है। एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स भी वापस 106 पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स राइज करता है तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए नेगेटिव हो जाता है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो अराउंड $90 क्रॉस हो चुका था, $91, बट उसके बाद दो तीन रेड कैंडल बनी है जिसके कारण $87 के आसपास आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल जो सिनारियो है वो ओवरऑल मिक्स्ड है नेगेटिव बायस के साथ, जिसके कारण इंडियन मार्केट्स भी थोड़ा प्रेशर में है। एंड यूएस मार्केट्स को अगर देखते हैं तो वहां भी आफ्टर 4 डेज रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। डाउ जोन्स अराउंड 0.8% पॉजिटिव में है, नेस्डैक भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है, S&P 500 भी। एंड उसके बाद अगर इंडियन मार्केट्स को देखते हैं तो इंडियन मार्केट्स अगर डेली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो एज सच अभी कोई प्रेशर की बात नहीं है। और जैसा मैं लास्ट फ्यू डेज से रिपीट किए जा रहा हूँ, मार्केट जितना इस लेवल पे टाइम बिताएगा उतनी ही वैल्यूएशन धीरे धीरे रिजनेबल हो जाएगी। जैसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी वैल्यूएशन जो है कंपेयर टू अदर मार्केट्स इंडिया की कुछ ज्यादा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। तो एज ऑफ नाउ अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट्स और अर्निंग्स कैचअप हो जाती हैं या अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा फॉल हो जाएगा, वैल्यूएशन थोड़ी सी रीजनेबल हो जाएगी। एंड स्मॉल कैप को अगर देखें तो हाईएस्ट जो पीक बना था इसका फेब में, वापस इसने अटेम्प्ट किया उसको ब्रेक करने का, ब्रेक नहीं कर पाया एंड वहीं से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ गया। एंड वहीं के आसपास अगर थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है तो काफी अच्छा होगा। मिड कैप अगर देखते हैं तो हाईएस्ट जो लेवल गया था फेब में वो इसने ब्रेक तो कर दिया था, बट वापस उसके नीचे आ गया है। तो एज ऑफ नाउ यही लग रहा है कि कंसोलिडेट करने वाला है एंड ग्लोबल फैक्टर्स डिक्टेट करने वाले हैं। एंड मुझे नहीं लगता एज ऑफ नाउ कोई भी प्रेशर या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है। जैसे किसी मेंबर का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि क्या वो अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स बेच दें। ऑब्वियसली इलेक्शंस भी हैं, काफी वोलेटाइल रह सकता है, बट मेरे ओपिनियन में नहीं। अभी अगर मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज एनी टाइम मार्केट्स में कुछ ना कुछ बनी रहेंगी। अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी ना हो तो मार्केट्स उस वैल्यूएशन पे होगा, उस लेवल पे होगा जहां कुछ भी बाय करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटीज है, इसी वजह से मार्केट्स अभी रुका हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। उसके बाद चलिए अब आते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स के ऊपर। फर्स्ट जो स्टॉक है वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स बन चुका है रिसेंटली। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने दोबारा भी स्टडी किया था और मेंबर्स को मैंने कहा था कि आप लोग इस स्टॉक में डेफिनेटली, मतलब स्टडी किया था मैंने कि डेफिनेटली आप होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि जब जिस लेवल पे मैंने लिया था वहां से थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था, थोड़ा सा गिर गया था, जिसकी वजह से मेंबर्स भी प्रेशर में आ गए थे कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक है या नहीं।
बट मैंने वापस स्टडी किया, मेंबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में वापस मैसेज किया कि बिंदास होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियसली खुद के एनालिसिस करके। एंड उसके बाद जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नो इलेक्ट्रिक, एंड इनफैक्ट मेरा भी अगर पोजीशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट मुझे अगर देखेंगे तो 1,28,000 का लॉस हो रहा था एक समय, रियलाइज्ड जो लॉस है, क्योंकि मुझे लॉस हार्वेस्टिंग करनी थी। दैट मीन्स जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था FY24 में। तो मार्च 31 से पहले मुझे कुछ जो लॉस हो रहा था जिन जिन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में, उनमें मुझे लॉस बुक करना था, ताकि जो 15% कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग रहा है वो एटलीस्ट उतना ही से सेट ऑफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है एंड 50,000 किसी में लॉस हो रहा है, तो मैं उसको नेट में अगर कर लूं तो 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जिसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, तो 7,500 टैक्स लगेगा। यही अगर मैं सेट ऑफ नहीं करता हूं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता हूं, तो 1 लाख के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 15,000। इसकी वजह से मैंने एक बार सेल कर दिया था, बट आप देखिए मैंने वापस 700 के प्राइस पे फिर से ले लिया। इनफैक्ट इस बार ज्यादा क्वांटिटी ली, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कन्विंस था इस स्टॉक को लेकर। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, एंड अभी एज ऑफ नाउ इन अबाउट अ मंथ या फिर एक महीने से कम में मैं अराउंड 31% प्रॉफिट पे बैठा हूँ। एंड टेक्निकल चार्ट अगर देखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और ये स्टॉक की मैनेजमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव है। एट द सेम टाइम ये स्टॉक में आपको जितने भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं लाइक डेटा सेंटर्स, स्मार्ट मीटर्स, पावर ट्रांसमिशन, इन सब में आपको एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप देखते हैं जो इसमें ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरह से ये बोलेंगे बहुत ज्यादा भाग गया था, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा प्रेशर बन गया था एंड डिप आया। एंड यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया एंड ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी देते हुए अच्छा खासा इसने जो ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक कर दिया है। बट ऑब्वियसली अब एज एट दिस पॉइंट ओवरबॉट हो गया है, अराउंड 75 के आसपास RSI पहुंच गया है। तो यहाँ पे बाय करना नहीं बनता है, कुछ दिन वेट कर सकते हैं इसके रिजल्ट्स का, उसके बाद देख सकते हैं। या फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां अगर इसने वापस ये आता है जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वहां इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो अराउंड 830 से 840 के आसपास अगर ये फिर से आता है तो एंट्री बनाई जा सकती है, नहीं तो एज ऑफ नाउ इस स्टॉक को एज ऑफ नाउ जाने देना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 जो स्टॉक है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड की रिसेंटली बिजनेस अपडेट आई है जो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। बिजनेस हाइलाइट्स अगर देखें तो 28% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज ग्रो हुई है सेनको गोल्ड के लिए। एंड Q4 की अगर सिर्फ बात करें तो 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा है Q4 में। तो अगेन फिनोमिनल हो जाता है। एंड स्पेशली अच्छी बात यह है कि सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अपने रेवेन्यूज में इंक्रीज नहीं देख रहे, वॉल्यूम ग्रोथ भी हो रही है। 13% वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, 19% वॉल्यूम ग्रोथ हुई है डायमंड्स में, 13% गोल्ड में। एट द सेम टाइम सिर्फ ऐसा नहीं है कि नए स्टोर्स खोल रहे हैं जिसकी वजह से रेवेन्यूज बढ़ रही है, जो सेम स्टोर्स हैं वहां से भी रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, जो अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। 19% आउट ऑफ रिटेल सेल्स ग्रोथ फ्रॉम द सेम स्टोर, ये अगेन काफी फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है। एंड इसको अगर देखें तो अभी एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया है। 856 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया एंड ऑलमोस्ट यहाँ 1060 के आसपास चला गया था, पर 9 EMA के बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे RSI ऑलमोस्ट 77 के आसपास हो गया था एंड अभी भी 9 EMA से काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड मार्केट्स अगर प्रेशर में रहता है तो थोड़ा बहुत ऑल फॉल करेगा। तो जस्ट इन केस अगर 900 920 के आसपास मिले तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली काफी कुछ डिपेंड करेगा मार्केट्स के ऊपर। अगर मार्केट्स यहाँ से स्टेबल हो जाते हैं तो इस लेवल से भी ये वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगेन मार्केट पोजीशन को देखते हुए इस स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, ये मैं 450 से ऐड किए जा रहा हूँ। इनफैक्ट मेंबर्स को भी मैंने तभी किए बताया था। इनफैक्ट मेंबर्स को याद होगा 435 पे मैंने मेंबर्स को कहा था कि लिया जा सकता है, बट क्योंकि उस टाइम मेरे पास फंड्स नहीं थे तो मैंने 450 के आसपास लिया था इसको। एंड अभी काफी टाइम से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट जब प्रेशर में आए ऑलमोस्ट गिर गया था ये ऑलमोस्ट 800 के आसपास। फिर किसी मेंबर ने लाइव सेशन के दौरान पूछा था कि एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग और एक दो ऑप्शंस और दिए थे, खरीदा जा सकता है? तो मैंने कहा एलेक्ट्रॉन जरूर खरीदा जा सकता है। मार्च की बात है, अराउंड 20 मार्च के आसपास। एंड वहां से क्या स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है एंड वापस 1060 के आसपास पहुंच गया है। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है अराउंड 1120 1115 के आसपास है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल इसके रिजल्ट्स हैं। लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इसके ड्यूरिंग मार्केट आवर्स रिजल्ट्स आए थे। तो जो अगेन तो कल अगर मार्केट आवर्स के टाइम पे अगर रिजल्ट्स आते हैं तो डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स इसमें और पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं
तो ऑलमोस्ट ये 3 महीने से कंसोलिडेशन मोड में ही है। आप देखेंगे यहाँ करेक्शन हुआ, वापस रिकवरी आई, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है कि स्टॉक रन अवे नहीं है, कि आंख बंद करके भागे नहीं जा रहा है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो भी 37 का है। एंड अगर आप इसकी अर्निंग्स कॉल देखेंगे तो अर्निंग्स कॉल में आप देखेंगे जो इसके रेवेन्यू गाइडेंस है FY24 के लिए, मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर है, बट उसके बावजूद जो इनकी गाइडेंस है 2000 करोड़ की FY24 के लिए रेवेन्यूज की, वो मैनेजमेंट अचीव कर लेगी। तो लेट्स सी, ये देखने लायक होगा कि 2000 करोड़ की रेवेन्यूज है वो अचीव कर पाएगी या नहीं। एंड अगर इसके लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं तो 415 करोड़, 485 करोड़ एंड 474 करोड़, तो नियर अबाउट 1374 करोड़ के आसपास या 1373 करोड़ के आसपास होते हैं। दैट मीन्स अगर मैनेजमेंट 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज अचीव कर पाती है तो फिनोमिनल होगा, क्योंकि अगर 425 करोड़ से ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 425 करोड़ से 600 करोड़, या अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 474 करोड़ से 600 करोड़। तो देखने वाली कल बात यही होगी कि मैनेजमेंट वो गाइडेंस अचीव कर पाती है या नहीं। अगर वो गाइडेंस अचीव कर लेती है तो ये स्टॉक भी रॉकेट बन सकता है। एंड कल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स, आप अगर क्विक एक्शन लेंगे तो आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स जैसा एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए तो रिजल्ट ये काफी ज्यादा भाग सकता है कल के टाइम पे ही। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, ये वन ऑफ माय हाईएस्ट एलोकेशन था इसमें, बट काफी टाइम से ये तंग कर रहा था। बट इसमें कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि ये जो बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये शायद जल्दी पकड़ लिए हैं आपने, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि अपने थोड़े एडवांस ज्यादा हो गए हैं। एंड टेक्निकल्स की अगर बात करें तो ये लोअर हाइज बना बना के या नीचे ट्रेंड लाइन में ये नीचे जाए जा रहा था, बट यहाँ पे एक कंजेशन जोन था जहां पे ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट मिल सकता है। एंड यहाँ पे ही सपोर्ट लिया इसने इस रेक्टेंगल के अंदर। एंड यहाँ पे जब इसने देखे इस ट्रेंड लाइन का, जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट लाइक 250 से 280 पे आ गया था। तो मोर देन 10% का राइज मिला अपने को 15 अप्रैल को। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ये सिर्फ आप इस स्टॉक के लिए नहीं, किसी भी स्टॉक में जो लगातार गिर रहा हो उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट टीचिंग होगी या लेसन होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन साइंस है या काफी सारे और स्टॉक्स है। क्लीन साइंस को वैसे मेरे अभी रिसेंट में ट्रैक नहीं कर रहा हूं, बट ये सब स्टॉक जब काफी ज्यादा गिर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे 2, 3, 4, 5% का जब राइज आता है तो कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनका बाइंग प्राइस सेट हो जाता है, वो वापस सेल करने आ जाते हैं, तो वापस शेयर प्राइस डिप कर जाता है। तो ये सब स्टॉक्स को वापस राइज करने के लिए क्या होता है, टेक्निकली अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा धक्का चाहिए होता है, या फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट से अगर स्टॉक निकलता है तो हाँ, जो होल्ड करके रखे हैं उनको लगता है कि ये सब होल्ड करना बनता है, शायद अब स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, किसी भी लॉस वाले स्टॉक में अपनी थिंकिंग ये रहती है कि भैया एक बार अपना प्राइस आ जाए तो अपने निकले उस स्टॉक से। एंड इसको जो पुश मिला वो कहीं ना कहीं यहां से मिला, जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था पाइप नेचुरल गैस के ऊपर, बीजेपी ने अच्छा खासा फोकस किया है, एक्सपैंडिंग पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन। इसमें आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 1.1 करोड़ हाउस होल्ड को नेशनल वाइड पाइप गैस कनेक्शन दिया गया है या प्रोवाइड किया करवाया गया है। एंड अगर गवर्नमेंट वापस आती है तो ये प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जाएगा मेजर सिटीज एंड टाउन्स में, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा बूस्ट मिला। एंड वापस इसने ट्यूसडे को, सॉरी हाँ, ट्यूसडे को इसने वापस थोड़ा सा डिप आया, लेकिन आज फिर से इसने काफी हाई बनाया है, ऑलमोस्ट ये 320 के आसपास पहुंच गया था। बट क्योंकि सेकंड हाफ में मार्केट्स थोड़े गिर गए, जिसकी वजह से इसमें वापस डिप देखने को मिला है। अभी ऑब्वियसली ओवरबॉट हो गया है, काफी ज्यादा ओवरबॉट हो गया है, बट ये स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर फोकस रखा जा सकता है। एंड इसकी अगर बात करें कि ये स्टॉक मूव क्यों नहीं कर रहा था, तो अगर इसकी वैल्यूएशन देखें तो 19.1 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 4 पॉइंट समथिंग की है, पेग रेशियो भी 0.36 का है, सब कुछ सही था। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी, अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर से देखते हैं तो रेवेन्यूज या सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा था। 99 करोड़, 99 करोड़, 100 करोड़, 101 करोड़, तो ये इसकी वजह से ये स्टॉक अटका हुआ था, कहीं ना कहीं करेक्शन भी आ रहा था। बट इसको ऐसी बात नहीं है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी, इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसके अगर मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 1200 करोड़ का है, बट अभी रिसेंट में इसने अपडेट दिया था कि इसको अच्छे खासे ऑर्डर भी मिले हैं, 2 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। बट ऑब्वियसली अभी मैं ये नहीं बोलूंगा आप इसमें ऐड करके चलो, ऑब्वियसली खुद स्टडी करो, बट इसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंपनी में, स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे होते हैं,
एंड उसके बाद डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है। जस्ट इन केस अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इस कंपनी को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, एक सेकंड, कौन सा था, एक्सक्यूज मी, हाँ नेक्स्ट जो स्टॉक है, अगेन वन ऑफ माय ऑटो एंसिलरी में वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, प्रीकॉल। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैंने अपडेट शेयर की थी मेंबर्स के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि प्रीकॉल में अगर आप मार्च क्वार्टर में देखते हैं तो एफआईआईज की होल्डिंग अच्छी खासी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 6.5% टू 14.39%। ये फिनोमिनल जंप है। एफआईआईज ने ऑलमोस्ट अपना स्टेक मोर देन डबल कर दिया है एंड डीआईएस ने भी अपने स्टेक मोर देन डबल कर दिया है, 6.92% से 16.95%, 16.59%। एंड अगर पब्लिक की बात करें तो 48% से 30.50% हो गया है। तो पब्लिक का स्टेक बहुत ज्यादा कम हुआ है। ये अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे तो अगेन मार्केट प्रेशर की वजह से इसमें भी डिप आया था। 330 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, इसी लेवल के आसपास जहां ये कंजेशन बना हुआ था। एंड उसके बाद वी शेप रिकवरी आई एंड वापस थोड़ा सा डिप किया एंड वापस ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट लाइक 8.5% आज ये राइज किया है एंड वापस ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं स्टॉक में। वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी, अगर आप नीचे देखेंगे तो अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो थोड़ा सा डिप्स का वेट करके आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आप ऐड करके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है ये मैंने रिसेंटली ऐड किया है, बट अगेन ये भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में था, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा अग्रेसिवली मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया था 1908 का ऑल टाइम हाई था इसका फेब में। उसके बाद अगेन इसमें जो मार्केट प्रेशर में आए तो यहाँ डिप आया, वी शेप रिकवरी आई एंड वापस 1900 के आसपास इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, बट वापस इसने रिटेस्ट किया, 9 ईएमए के आसपास आया एंड वापस अब ये राइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड आरएसआई देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मैं बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर मैंने थोड़ी सी पोजीशन बना ली है अराउंड 2065 के आसपास, आई थिंक 2060 के आसपास। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि वेल्थ मैनेजमेंट में इंडिया में अभी भी बहुत स्कोप है। एट द सेम टाइम ब्रोकिंग बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रामदेव अग्रवाल जी का अगर आप ट्विटर हैंडल फॉलो करते हैं तो आप इसमें देख लीजिए, इनका जो कमेंट है उससे मालूम चल रहा है कि ये कितने ज्यादा अग्रेसिव है। इनको लोग इनके ऑफिस में आ रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि 100 करोड़ या 1000 करोड़ की एफडी को म्यूचुअल फंड में कैसे मूव करना है। तो इस तरीके का ग्रोथ सिनारियो दिख रहा है कैपिटल मार्केट बिजनेस में, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में, ब्रोकिंग बिजनेस में। तो मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा करेगा इन कंपेयर टू इट्स पीयर्स। इसकी प्राइस अर्निंग्स रेशियो 16.5 की है, जो अगेन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। तो ये स्टॉक को भी आप डेफिनेटली अपनी रडार पे रख सकते हैं। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।